जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं वो पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं, तो उन पर टीका टिप्पणी करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। मस्जिद थी ही नहीं, ये जबरिया है। मजहब के नाम पे देश का विभाजन करवाया। आज भी जो उसकी मस्जिद की जो बाहरी दीवारें चिक चिक के कहती कि वो मंदिर है। राजा बने रहने के लिए हर तरह की परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। वहाँ पे सदियों से पुराना नागर शैली के मंदिर का भग्नावशेष की दीवारें चीख चीख के कह रही मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ। और आज का समय है कि पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर है। ऐसा क्यों? दूसरी सरकारें होती तो आज हम सारे वादीगण अधिवक्तागण जेल में होते। हम ट्रांसफॉर्मेशन के एज से गुजर रहे हैं, अपने उस 70 साल की समस्याओं को ख़त्म कर रहे हैं, तो थोड़ा गंदगी का सामना तो करना ही पड़ेगा। बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद या मंदिर, ये सवाल हर एक के मन में बैठा हुआ है। अब ऐसे में इसको केस को लड़ने वाले वकीलों की क्या कुछ राय है, और ये कहा जा रहा है कि 2024 का एजेंडा ज्ञानव्यापी मस्जिद बनने वाला है और बीजेपी इसका फ़ायदा बखूबी उठाने वाली है। तो इस पर बनारस के जो वकील हैं वो क्या कुछ राय रखते हैं, ये जानने के लिए आज हम बनारस के कोर्ट में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर कचहरी में बैठे हुए वकीलों से आज चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी प्रधानमंत्री पसंद कौन है और क्या ज्ञानव्यापी का मुद्दा वाकई बीजेपी के लिए कारगर साबित होने जा रहा है। सर, आपसे जानूंगी कि सबसे पहले तो कि क्या कुछ अपडेट ज्ञानव्यापी पर इस वक्त चल रही है। देखिए, ऐसा है कि आपकी जानकारी के लिए आम जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं। पहली बात, क्योंकि अभी आपने कहा है कि प्रधानमंत्री जी और बीजेपी का एजेंडा है ज्ञानव्यापी, तो मैं पूरी जनता के सामने ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा कोई मकसद या ऐसी कोई बात जो है ज्ञानव्यापी को लेकर नहीं है, क्योंकि जितनी भी वादनियाँ जिन्होंने ये मुकदमा दाखिल किया है सब ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने वर्शिप राइट को ध्यान में रखते हुए दाखिल किया है। और जहाँ तक इन मुकदमों का सवाल है, तो ये लड़ाई आज से नहीं चलती आ रही है, ये लड़ाई बहुत पहले से चलती आ रही है। 1991 में भी मुकदमा दाखिल किया गया, 93 में भी हुआ, 95 में हुआ, मुकदमे होते जा रहे हैं और प्रयास किया जा रहा है। ये इसे एक मात्र संयोग कहा जा सकता है कि आज हमारा प्रयास ज़्यादा फलीभूत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये एक चुनावी एजेंडा है। ये बात कहना बिल्कुल मेरे हिसाब से जो है सर्वथा गलत है, क्योंकि सारी वादनियां जो हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मुकदमे को लड़ रही हैं। उनके अधिवक्ता जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मुकदमे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन वादनियों की तरफ से। तो चुनावी एजेंडा कहना इस पायस ऑब्जेक्ट को, इस मुकदमे के पायस ऑब्जेक्ट को फेल करता है। विपक्ष बार बार आरोप लगा रही है भाजपा पर और कह रही है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है और बीजेपी में मोदी जी सांसद पद के लिए चुने गए हैं, तब से कहीं ज़्यादा ही इन मुद्दों को उठा दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि आप जानती हैं कि संविधान में, चूंकि आप भी प्रेस से बिलोंग करती हैं, तो आप जानती हैं कि संविधान में एक अनुच्छेद है आर्टिकल 19(1)(a), तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनके पास है, कहने दीजिए। और डेमोक्रेसी में विपक्ष का बड़ा रोल होता है, ठीक है, कहने दीजिए उनको। लेकिन जहाँ तक ये सब बातें उनका करना कहना है, इन बातों की कोई बेस नहीं है। अगर इन बातों का बेस होता तो दुबई में संभवतः मंदिर नहीं बनता, ठीक है। तो आज जो आप परिस्थिति देख रही हैं, ये परिस्थिति हाँ आज से 50-60 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी, ठीक है। अब ये एक अलग सब्जेक्ट है। बाकी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं वो पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं, तो उन पर टीका टिप्पणी करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। ज्ञानव्यापी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आप भी एक वादनी का केस हैंडल कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कोर्ट में? देखिए, ऐसा है कि ज्ञानव्यापी मुकदमे का जहाँ तक सवाल है वो अभी ASI सर्वे उसमें रनिंग में है, इन प्रोसीजर है और सर्वे अभी चल रहा है। सर्वे के संबंध में कोई भी टीका टिप्पणी करने के लिए माननीय न्यायालय ने भी मना किया है। तो सर्वे की कार्रवाई चल रही है और साथ में जो है उस परिसर में जो है जो भी साक्ष्य वगैरह मिले हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए भी एप्लीकेशन वादनियों की तरफ से हम अधिवक्ताओं ने दाखिल किया है, राखी सिंह की तरफ से और अन्य वादनियों की तरफ से भी दाखिल किया गया है। तो उस पर भी सुनवाई होकर उस पर भी फैसला आना अभी सुरक्षित बाकी है। ASI ने सर्वे के एक्सटेंशन के लिए भी समय मांगा था, जिस पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने उनको एक्सटेंशन दे दिया है। अभी अगले 1 महीने तक भी सर्वे आगे बढ़ेगा। तो बाकी अभी फिलहाल जो भी चीज़ें होंगी वो सर्वे के कंप्लीट होने के और रिपोर्ट आने के बाद होंगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद या मंदिर? निसंदेह मंदिर है। जिसको थोड़ा भी भ्रम हो, कथित ज्ञानव्यापी मस्जिद के पार्श्व भाग में खड़ा हो, वहाँ पे सदियों से पुराना नागर शैली के मंदिर का भग्नावशेष की दीवारें चीख चीख के कह रही मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ। इसलिए इस पर कोई शंका और संदेह नहीं है। 1936 में दीन मोहम्मद का केस यहाँ चला था। सारे जो गवाह गुजरे उन्होंने स्वीकार किया था कि यहाँ पे मंदिर है और उसमें निरंतर पूजा इत्यादि हो रही है। इस नाते किसी को ये भ्रम नहीं रहना चाहिए। सोमनाथ व्यास जी का तहखाना है, उन्होंने भी पारंपरिक रूप से नित्य पूजा अर्चना ज्योतिर्लिंग के मूल स्थान जिसमें कथित ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसको करते रहे हैं। स्तवन पूजन राग भोग आरती करते रहे हैं।
तो इस तरह हमारा अधिकार भी बना हुआ और साक्ष्य भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं मंदिर हूँ। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारी सदियों से वहाँ मस्जिद बनी हुई है, बेबुनियादी सबूतों के आधार पर जो कि अभी तक पेश नहीं किए गए हैं, उनके आधार पर हिंदू पक्ष जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। किसी जगह पे जबरिया कब्जा कर लेने से, जब यह देश गुलाम था, शासक हुक्मरान उनके थे और हमारे पूजा स्थल पे उन्होंने कब्जा कर लिया, तो ये सवाल ही नहीं उठता कि उनका हो जाएगा। उनके हदीस कुरान और जो भी विधिक उनकी व्यवस्था है कुरान के इस्लाम के अनुसार, उसमें भी साफ कहा गया कि किसी के स्थान पे जबरिया कब्जा करने से वह पाक ज़मीन नहीं मानी जाती, वहाँ पे खुदा नमाज कबूल नहीं करता है। तो ये तो उन्हें भी सोचना चाहिए। मतलब इतने दिनों से की गई नमाज कबूल नहीं हो रही, वो शून्य हो गई सब, वो भगवान आदि विश्वेश्वर को समर्पित हो गई है, इसलिए उनकी नमाज तो वो भगवान विश्वेश्वर के लिए प्रति समर्पित हो गई। और नमाज जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, नमः करना। असली में जो नमाज यहाँ कहा जाता है उसको अरबी में शब्द है शला, लेकिन यहाँ पे जो नमाज कहते हैं वो तो संस्कृत का शब्द है, यानी नमन करना। तो भगवान आदि विश्वेश्वर का नमन कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब लेकिन अब वो अपने ड्रामेबाजी को बंद कर दें, मूल विग्रह स्थापित हो, पुनः उसकी प्रतिष्ठा हो, जो ज्योतिर्लिंग का स्थान है उसको छोड़ें। जी, तमाम विपक्षी नेताओं भी इस पर पलटवार कर रहे हैं, ओवैसी हों या कोई और नेता हो, वो कहते हैं कि हमारी एक मस्जिद चलेगी, हम दूसरी मस्जिद नहीं जाने देंगे। मस्जिद थी ही नहीं, ये जबरिया है। मजहब के नाम पे देश का विभाजन करवाया। आज भी ये मूंग दला जा रहा है, जो अब से 75 साल पहले इस मामले का समाधान कर लेना चाहिए। यह जो लड़ाई हमारे अधिवक्ता साथी हम लोग लड़ रहे हैं, यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक न्याय की लड़ाई है। किस आधार पर मानते हैं कि ज्ञानव्यापी मंदिर है, मस्जिद नहीं? भाई हमारा काशी पुराण से लेकर जो भी ग्रंथ है सब वो यही बताते हैं कि वहाँ पे मंदिर रहा है। आज भी जो उसकी मस्जिद की जो बाहरी दीवारें चिक चिक के कहती कि वो मंदिर है, उसके अंदर आज भी जो चीज़ें मिल रही हैं वो मंदिर है। तो उसमें कौन कहाँ से दो राय होगी कि वो मस्जिद है? वो मुस्लिम पक्ष बार बार ये चिक चिक कर कह रहा है कि हमारी मस्जिद हम दोबारा जाने नहीं देंगे, एक जा चुकी है। अब वो उनके चिकने दीजिए, जो होना है वो तो होगा ही। और मामला कोर्ट में है, जो सच है वो सामने आएगा ही आएगा। उनके चिकने से तो कुछ होना नहीं है। अब चीज़ें बदल गई हैं, 2014 के पहले का भारत तो है नहीं अब। मतलब 2014 से पहले मस्जिद जो है वो मंदिर नहीं बन पाती? बिल्कुल नहीं बन पाता था। हमने राम मंदिर में भी देख लिया क्या होता था। तो ये सरकार के आने के बाद ही ये चीज़ें हुई है ना। सनातन जागृत हो रहा है, हिंदुओं में जागरूकता आ रही है। एक विषय उठा था, आपने कहा कि ज्ञानवापी मंदिर की मस्जिद, तो उसमें आपने क्वेरी की कि आप क्या मानते हैं कि ज्ञानवापी को मंदिर या मस्जिद जो भी। तो पहला मेरा उस पर आपको एक जवाब है कि किसी भी मुस्लिम धर्म ग्रंथ में, चाहे वो कुरान हो, चाहे उनका हदीस हो, किसी भी तरह का मुस्लिम धर्म ग्रंथ हो, वहाँ पे मुझे ज्ञानवापी शब्द का वर्णन दिखा दीजिए। मैं कहता हूं, मैं आपके कैमरे के सामने कहता हूं कि मैं मुकदमे को वापस ले लूंगा। कहीं भी ये शब्द मुझे मिल जाए कि ज्ञानवापी शब्द का वर्णन जो है वो किसी भी मुस्लिम धर्म ग्रंथ में है। और क्या ज्ञानवापी शब्द उर्दू लिपि से रिलेटेड है या अरबी या फारसी किसी से संबंधित हो, ये मुझे बता दें। ओवैसी साहब बहुत हल्ला करते हैं। आप बता रही हैं कि क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा है। उस पॉलिटिकल एजेंडा का क्या, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया, वो क्या था? एक्ट विदाउट रेमेडी, राइट विदाउट रेमेडी, कानूनी बात है। उबी जस्ट इबी रेमेडियम। हम जो कॉमन लॉ सिस्टम में जीते हैं आज, तो हमारे यहाँ एक मैगजिम है फेमस, उसको कहा जाता है उबी जस्ट इबी रेमेडियम, लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, ठीक है। बट सो फार एज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज कंसर्न, देयर इज राइट इज अवेलेबल, राइट तो है बट नो रेमेडी। व्हाट अबाउट रेमेडी? आपने एक्ट जल्दीबाजी में बनाया, आपने एक्ट इस आधार पर बनाया कि परिस्थिति जो हमारे देश की विषम परिस्थिति है, जो हमारे देश की अराजक परिस्थिति है, वो जीवन भर बनी रहे। वो जो है उसके आधार पर आप अपने तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर आगे बढ़ते रहे। वही तो कह रहे हैं भाजपा, ये तो वो अपनी राजनीति चला रही है, हम थे तो हमारी राजनीति चल रही है। देखिए एक बात आपको बताऊं, राजा बने रहने के लिए, कहावत कही, हालांकि हम तो डेमोक्रेसी में जीते हैं, लेकिन राजा बने रहने के लिए हर तरह की परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और जहां तक रहेगी राजनीति का सवाल, तो राजनीति आम जनमानस की, देश की और समाज की तरक्की के लिए अगर की जाए तो वो राजनीति पॉजिटिव राजनीति मानी जाती है। और उस राजनीति को हम सही तरीके के वे में मानकर चलते हैं कि उस राजनीति से हमको लाभ होगा। लेकिन वैसी राजनीति, जिस राजनीति में हम, जब एक सरकार थी, उस सरकार के समय पाकिस्तान में कभी समस्या नहीं आया करती थी मैडम, और आज का समय है कि पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर है। ऐसा क्यों, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग खूब भली भांति जानते हैं।
कैसे जो है शास्त्री जी का देहांत हुआ, कैसे सुभाष चंद्र बोस जी का देहांत हुआ, सब जानते हैं। किसी ये सब अनफोल्डेड ट्रुथ है, अनटोल्ड ट्रुथ है, ठीक है। तो ये सब राजनीतियां आज के तारीख में कम से कम नहीं हो रही हैं। कितने बम ब्लास्ट आज के तारीख में हुए, कितनी जो है विदेशी ताकत हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, अब ये सब चीज़ें अब नहीं हो रही हैं। तो इस बातों को तो समझने की आवश्यकता है। बस एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा नाराज़ है या किसी व्यक्ति को थोड़ी समस्या है, तो एक बात जान लीजिए कि घर में 10 व्यक्ति होते हैं, 10 व्यक्तियों का मत एक नहीं होता है। और छोटी सी बात और कहूँगा कि अगर घर में आप पेंट भी कराने चलते हैं ना, तो पेंट कराने में भी थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हम ट्रांसफॉर्मेशन के एज से गुजर रहे हैं, अपने उस 70 साल की समस्याओं को ख़त्म कर रहे हैं, तो थोड़ा गंदगी का सामना तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोगों के संपर्क में ढेर सारे सरकारी अधिकारियों से लेके भारत सरकार के गोपनीय कार्य करने वाले अधिकारी तक हैं, IB हो, LI हो या इंटेलिजेंस हो, और सारे जगहों से हम लोगों को या अधिकारियों के माध्यम से जो फीडबैक मिलता है उससे, और उनके बीच में संयोग से मेरी सीट जहाँ है बगल में अंजुमन इंतजामिया के वकील भी हैं, वो कहते हैं कि अब हम ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरह ये मालूम होता है कि वो धीरे धीरे उनका मनोबल टूट रहा है। जैसे जैसे सच्चाई सामने आ रही है वो अपने आप शांत होते जा रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन वो आत्मसमर्पण कर देंगे। भला हो, भगवान ऐसी ही सद्बुद्धि उनको दूँ, और वो उसी दिन का हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मानेंगे, आएंगे लाइन पे, क्योंकि उनके पूर्वज भी तो इसी सनातनी परंपरा कर रहे हैं। उपासना पद्धति बदल जाने से पुरखे नहीं बदलते हैं, ना मातृभूमि बदलती है, ना संस्कृति बदलती है। इसलिए हम लोग आशा करते हैं कि उन्हें भी भगवान सद्बुद्धि देंगे, अपने पूर्वजों के धर्म को, मान्यता को, विश्वास को सहमति से इस बात को समाधान ढूंढेंगे। मुसलमान हमेशा इनकार करता है कि जो ये बातें कही जाती हैं कि इस्लाम कभी धर्म नहीं था, जो है सनातन से पैदा हुआ, इस तरह की बयानबाजी जब सामने आती है तो वो इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब बकवास है। इस बकवास कहने के पीछे बहुत बड़ी फाइनेंशियल शक्तियाँ हैं, आर्थिक शक्तियाँ हैं, जो उनको उकसाया करती हैं, लड़ाया करती हैं, और उनके अपने मंतव्य होते हैं। बहुत बड़े राजनीतिक खेल इसके पीछे होते हैं। तो वो सब सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आ रही है तो वो इससे इनकार नहीं कर सकते। और जहाँ तक एक विषय आपने उठाया, वर्शिप एक्ट, जिस प्रकार बाधा उत्पन्न की गई, सनातनी हिंदुओं को मौलिक अधिकार से वंचित करने का ये कानून लाया गया था। यदि दूसरी सरकारें होती तो आज हम सारे वादीगण, अधिवक्तागण जेल में होते, क्योंकि वर्शिप एक्ट दांडिक विधान है, 3 साल की जेल, 25,000 का जुर्माना है। आज हम सब लोग उसके तहत निरुद्ध होते, परंतु जो सकारात्मक लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सत्य के साथ खड़े हैं, आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं, वो सब लोग सत्य के साथ खड़े हैं और उसका सत्यान्वेषण हो रहा है और वो बातें स्थापित हो रही हैं। सर, आपसे मेरा एक सवाल है, कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग जोरों शोरों पर है, मोदी और योगी रहेंगे तो जल्द ही भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब देखिए, ऐसा है कि ये तो एक राजनीतिक क्वेश्चन है। अब हम तो अधिवक्ता हैं, लेकिन जो आम जनमानस, देखिए आपको पहली बात ये बता दूं, हिंदू एक भावना है, ठीक है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ठीक है। हिंदू एक भावना है। और जितने लोग जो हैं, जो आज अपने आप को अलग अलग कहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो हिंदू सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो हिंदू राष्ट्र और हिंदू भावना से जुड़ना ये कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरे समझ से तो ये जस्टिफाइड बात है, होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। क्या लग रहा है कि भारत में जहाँ विविधता वाला देश है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो वहाँ ये संभव हो पाएगा? देखिए, ऐसा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हिंदू एक ऐसी भावना है जिससे सब न कहीं कनेक्टेड है। तो कल्चरली जो है हमको वो हिंदुइज़्म को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात की जाती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से हिंदुइज़्म को कल्चर के तौर पे अडॉप्ट करना वो बुरी बात नहीं है। बाकी जो है हमारा जो संविधान है वो इटसेल्फ जो है वो कहीं ना कहीं आप देखिए उसमें जो उसकी जो भावना है वो हिंदुइज़्म से ओतप्रोत है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने काशी के अधिवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं ज्ञानवापी को लेकर और आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।